Walking alone, the streets are empty. The only हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो है मेरी पहली लद्दाख ट्रिप। जब मैं अपनी लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहा था 2017 में, तो मुझे शुरू में काफ़ी दिक्कत आई। समझ नहीं आ रहा था कि कब जाना चाहिए, कैसे जाएं, कौन सी बाइक लें, सामान क्या क्या साथ लेके जाएं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में जो उस समय आ रहे थे। और उस समय यूट्यूब इतना पॉपुलर था नहीं, तो इंटरनेट पे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी। कई दिन रिसर्च में बर्बाद हो गए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उन्हें एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो उन लोगों की हेल्प करे जो पहली बार अपनी लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं और बाइक से। तो इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को देखें, जो भी आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आज इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो है लद्दाख कब जाए। तो देखिए, मई के महीने से रास्ते खुलना शुरू होते हैं और अक्टूबर लास्ट तक लगभग खुले रहते हैं। तो ये जो आपको 5.5 महीने 6 महीने का जो पीरियड मिलता है, इस टाइम में आप कभी भी अपनी लद्दाख ट्रिप प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप चूज़ करें, डेट्स चूज़ करें, तो कुछ चीज़ें आप पहले से कंसिडर करें। वो है वेदर कैसा होगा। तो देखिए, मई और जून का जो महीना होता है, मई और जून का महीना आपको पता है नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी होती है। टेम्परेचर 45, 47, 48 तक पहुंच जाता है। तो अगर आप लंबी राइड करके आ रहे हैं तो आपको पूरा नॉर्थ रीजन पार करना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत गर्मी होगी। तो इस फैक्टर को जरूर कंसीडर करें जब भी आप अपने ट्रिप प्लान करें। तो इसके बाद के जो मंथ्स हैं, जुलाई और अगस्त, इन महीनों में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जब बारिश होगी, तो अगर आप उस टाइम पे प्लान कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखें कि आप अपने लगेज को, जो भी आपके कपड़े हैं, गैजेट्स हैं, सारे को प्लास्टिक बैग्स में पैक करें। अपने साथ एक रेनकोट जरूर कैरी करें। इन केस अगर कहीं बारिश अचानक से शुरू हो जाती है तो आप अपना लगेज पूरा सेफ कर सकें और अपने आप को भी भीगने से बचा सकें। बाकी उसके बाद जहाँ भी शेल्टर मिले आप बाइक रोक के रुक सकते हैं। बारिश खत्म होने का इंतजार कर सकते हो। जैसे ही बारिश खत्म हो आप अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो मंथ आता है सितंबर का, ये मंथ मेरा पर्सनली फेवरेट है। सितंबर के महीने में क्या, टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं होता और बारिश की भी संभावना ना के बराबर रहती है। अगर होगी तो हो गई, नहीं तो जनरली नहीं होती। तो सितंबर का महीना मेरे हिसाब से लद्दाख जाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो कोशिश कीजिए सितंबर के महीने में अपनी राइड प्लान करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से चूज कर लें कि आपको मई जून में जाना है, जुलाई अगस्त में जाना है या सितंबर में जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया कि आपको कब जाना चाहिए। अब जो सेकंड चीज है, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी में सबसे पहला पॉइंट आता है और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो है बाइक कौन सी होनी चाहिए। नॉर्मली आप पूरे यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, आपको ज़्यादातर लोग रॉयल एनफील्ड पे मिलेंगे, केटीएम पे मिलेंगे, ठीक है, और हाई एंड बाइक्स भी मिलेंगी। तो नॉर्मली ये परसेप्शन बन गया है कि लद्दाख जाने के लिए रॉयल एनफील्ड ही होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास रॉयल एनफील्ड ही होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई भी 150 सीसी की बाइक है, पल्सर है, अपाचे आरटीआर है, कोई भी 150 सीसी की बाइक है, मोर देन एनफ है। यहाँ तक कि 100 सीसी 125 सीसी की बाइक से भी आप जा सकते हो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहीं कहीं पे हो सकती है, लेकिन अगर आप ग्रुप में हो तो वो भी मैनेजेबल है, कोई इश्यूज नहीं है। आप और ज़्यादा डीप में अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि लोग होंडा एक्टिवा से भी जाते हैं, ठीक है, लोग स्कूटर से भी जा चुके हैं। तो बाइक इज नॉट अ कंसर्न कि आपके पास कौन सी बाइक है। आपके पास जो बाइक है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, उसी को लेके जाओ। अपनी बाइक है, आपको पता होगा हमारी बाइक में क्या कमियां हैं। तो जब आप बाइक को प्रिपेयर करेंगे तो उससे पहले आप उन सारी कमियों को रेक्टिफाई करा लेंगे, ठीक है, और आपका और बाइक का एक ट्रस्ट रिलेशन होगा, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको पता होगा कि आपकी बाइक कैसा परफॉर्म करेगी, कैसी कंडीशन में। तो अपनी बाइक लेके जाओ, सबसे बेस्ट है। जरूरी नहीं है कि आपके पास रॉयल एनफील्ड हो या कोई हाई एंड बाइक हो। तो बाइक का क्वेश्चन यहाँ क्लोज हो गया। सेकंड चीज है जो प्रिपरेशन से रिलेटेड है, वो है आपकी मेंटल और फिजिकल। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, 15 दिन की राइड है जो कि काफ़ी लंबी है, ठीक है, इसमें आपको मेंटली बहुत अच्छी हेल्थ में रहना है, ठीक है। सेकंड है फिजिकल हेल्थ। तो अगर आप लद्दाख जा रहे हो और आप कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो मेरे हिसाब से ये सजेस्टेड है कि आप लद्दाख राइड से 15 दिन पहले थोड़ी बहुत जॉगिंग
स्टार्ट कर दो, ठीक है। थोड़ा अपनी बॉडी को वर्किंग कंडीशन में ले आओ, ताकि वहाँ लद्दाख जाके अगर आपको थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़े या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आप तैयारी अपनी जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि कैसे जाए। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं और अपनी बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, अपनी बाइक से ही राइड करनी है, तब तो कोई क्वेश्चन ही बनता ही नहीं है, क्योंकि अपनी बाइक से ही जा रहे हो तो आपको पूरी रास्ता राइड करनी है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप बाइक रेंट कर रहे हो तो आपको बाइक रेंट पे मिल जाएगी दिल्ली में, मनाली में और लद्दाख में भी। आप फ्लाइट से लद्दाख जाओ, वहां से बाइक रेंट करो और पूरा सर्किट आप कवर करो, तो ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज है, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, जैसे तमिलनाडु से या केरला से आ रहे हो, तो ये राइड आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, या कलकत्ता से, वो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बाइक को ट्रेन में ट्रांसपोर्ट कर लो जम्मू के लिए, ठीक है, और उसी ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा लो। तो अब इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी क्लियर हो गया कि आप कैसे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि क्या क्या लेके जाए। तो सबसे पहले बाइक के लिए आपको क्या क्या ले जाना वो कवर करते हैं, ठीक है। बाइक के लिए सबसे पहले आपकी बाइक में ट्यूबलेस टायर होने चाहिए और उसकी एक पंचर रिपेयरिंग किट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक में ट्यूब वाले टायर हैं और अगर आपकी बाइक कहीं पंचर हो गई तो फिर वहां पे उस पंचर को रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ट्यूबलेस टायर तो होना ही चाहिए। उसकी एक पंचर रिपेयरिंग किट आप साथ में ले लें। इसके बाद आता है आपके चेन, तो चेन लिंक जरूर ले लें साथ में, ठीक है। अगर इनकेस चेन में कुछ खराबी हो गई, चेन टूट गई या कुछ हो गया, तो वो लिंक आपकी बहुत हेल्प करेगा। चेन स्प्रे जरूर ले लें, हर 400-500 किलोमीटर बाद अपनी चेन को लिब्रिकेट करते रहें, जिससे कि आपकी चेन बहुत अच्छी रनिंग कंडीशन में रहे, ठीक है। एक स्पार्क प्लग जरूर ले लें और एक हेडलाइट का बल्ब। इनकेस कभी हेडलाइट का बल्ब खराब हो गया तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आते हैं क्लच वायर, आपकी एक्सीलेटर की वायर, ठीक है, और अगर आपकी बाइक में ब्रेक की वायर है तो ब्रेक की वायर भी। ये वायर का कोई भरोसा नहीं होता, क्लच वायर कभी भी टूट सकती है, अगर आपके पास वायर रहेगी तो आप उस वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो चीज लेनी है वो है क्लच का लीवर और आपका ब्रेक का लीवर। उस टेरेन में क्या होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी बाइक गिर जाए, तो जब बाइक गिरती है तो सबसे पहले लीवर ही टूटते हैं। तो अगर आपके ये क्लच लीवर टूट गया, आपका ब्रेक का लीवर टूट गया, तो फिर आप बाइक राइड नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लीवर रहेगा, आपको लगाना नहीं भी आता, तो भी कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा। फेलो राइडर्स जो जा रहे होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे और वो आपको लीवर फिक्स कर देंगे, तो आप अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये चीजें आप जरूर ले लेना। इसके अलावा बाइक के साथ जो एक टूल किट आती है, जिसमें आपका स्पार्क प्लग खोलने का एक टूल होता है, एक स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, ये जरूर ले लें। इसके अलावा कुछ अगर चीजें, आप प्लायर ले सकते हो, एक एक्स्ट्रा स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो, कुछ स्पैनर्स ले सकते हो, तो वो भी ले लें, क्योंकि जब कुछ खराब होगा ना तो टूल्स काम आएंगे, बिना टूल्स के तो कुछ रिपेयर होगा नहीं। तो इसलिए ये सारे टूल किट, एक बेसिक टूल किट अपने बना लें, वो टूल किट जरूर अपने साथ कैरी करें। तो ये जो चीजें हैं जो मिनिमम आपको अपनी बाइक के साथ लेके ही चलनी है। इनकेस कुछ भी हो सकता है, आपकी बाइक पंचर हो सकती है, हेडलाइट का बल्ब फ्यूज हो सकता है, आपका क्लच का लीवर टूट सकता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होंगी तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली फिक्स करके थोड़ी बहुत देर में आप आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे। तो ये बाइक की एसेंशियल चीजें हैं जो आपको ले जानी चाहिए। ये मिनिमम है, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। लिस्ट तो इतनी लंबी है कि इतना सारा सामान आप बाइक पे कैरी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ही लगेज कैपेसिटी होती है बाइक पे, आप पूरा घर नहीं ले जा सकते। तो ये मिनिमम चीजें हैं जो आपको बाइक पे लेके ही जानी चाहिए। ये चलो टॉपिक यहाँ क्लोज हुआ। अब बढ़ते हैं आपको पर्सनल क्या क्या लेके जाना है। तो देखो, पर्सनल चीजों में जब बात आती है तो सबसे पहले 3 चीजें आती हैं, आपकी राइडिंग जैकेट, आपका राइडिंग पैंट और आपके राइडिंग बूट्स, ठीक है। अगर आपके पास ये हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकेस आपके पास नहीं है, आप परचेज करने की कैपेसिटी में हो, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप परचेज कर लो, क्योंकि ये आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपकी सारी राइड्स पे आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो ये परचेज कर लो। अगर इनकेस आप ये नहीं परचेज कर सकते तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि आप राइडिंग पैंट की जगह अपने जीन्स यूज कर लो, ठीक है। राइडिंग जैकेट की जगह अपने वुलन क्लॉथ्स और उनके ऊपर एक विंड शीटर, वो यूज कर लो। राइडिंग बूट्स की जहां तक बात है, राइडिंग बूट्स की जगह आप गम बूट ले लो या आर्मी बूट ले लो, इजीली मिल जाएंगे आपको, अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, ये ले लो। इसके अलावा जो चीज एसेंशियल है वो है नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड, ये जरूर ले लेना। इनकेस अगर आप कहीं गिरते हो तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये जरूर ले लेना। इसके अलावा एक अच्छी क्वालिटी का फुल फेस हेलमेट मस्ट है, एक अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस मस्ट है।
राइडिंग ग्लोव्स मस्ट है, इनके बिना राइड हो ही नहीं सकती। सनस्क्रीन लोशन ले लेना और एक फर्स्ट एड किट बना लेना। इन केस आप कहीं गिर गए, ठीक है, कुछ खरोच वगैरह लगे, तो फर्स्ट एड किट आपके पास रहेगी, तो आप थोड़ी बहुत पट्टी वट्टी अपने आप कर सकते हो और किसी ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहां पे आपको मेडिकल सर्विसेज मिल जाए। तो ये हुई आपके पर्सनल चीजें। बाइक की भी कंप्लीट हो गई, आपको पर्सनली भी क्या कैरी करना है वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये मिनिमम चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, इतना तो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ जरूरी चीजें ले जा सकते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक और क्वेश्चन जो ज्यादातर फर्स्ट टाइम राइडर्स के दिमाग में रहता है वो है कि रूट कौन सा लें। तो देखो भाई, 2 रूट है, आप वाया श्रीनगर जा सकते हो और वाया मनाली जा सकते हो। दोनों ही रूट अच्छे हैं, बहुत सीनिक है, लेकिन मनाली वाले रूट में क्या है, थोड़ा एलिवेशन हाई है, तो पासेस की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मनाली वाले रूट पे क्या होता है, एएमएस का थोड़ा सा रिस्क रहता है। फर्स्ट टाइम राइडर्स के लिए सजेस्टेड यही है कि आप श्रीनगर वाला रूट लें। इस रूट पे क्या है, उतनी हाइट नहीं है, एलिवेशन कम है, तो संभावना इस बात की ज़्यादा होती है कि आप सेफली लद्दाख पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम राइडर्स हो, मेरा सजेशन ये है भाई, श्रीनगर वाला रूट लो, लेह घूमो, लेह के आसपास की जगह घूमो, वाया मनाली वापस आ जाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो रूट का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो कंफ्यूजन है वो है पेट्रोल का, कि आपको पेट्रोल कहाँ कहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। अगर आप श्रीनगर लेह रूट ले रहे हो, आपको पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारगिल में पेट्रोल पंप है जो कि लगभग बीच में है, तो वहाँ से आप अपना टैंक रिफिल करोगे तो आप लेह पहुँच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेह में पेट्रोल इजीली अवेलेबल है ही, कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप मनाली वाला रूट ले रहे हो तब आपको पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा। मनाली से आगे एक जगह है टांडी, वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। वहाँ से लगभग 389 किलोमीटर्स, 390 400 ही मान लो, 400 किलोमीटर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो वहाँ पे आप ये देख लेना कि आपकी बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है, आपकी बाइक माइलेज कितना दे रही है। नॉर्मली उस प्लेन में जितना माइलेज देती होगी उससे आधा ही देगी। तो अगर प्लेन में आपकी बाइक 50 का माइलेज देती है तो आप मान लो 25-27, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं मिलने वाला। तो आप कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितना फ्यूल कैरी करना है, ठीक है, जिससे आप सेफली लेह पहुंच जाओ। और अगर आप लेह से वापस आ रहे हैं तो वहाँ पे करू में पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर उसके बाद 400 किलोमीटर तो पेट्रोल पंप नहीं है, तो सेम सिचुएशन होगी, फिर रिपीट होगी कि आप देख लेना आपको कितना फ्यूल चाहिए। इन केस अगर ऐसा होता है कि आप पेट्रोल नहीं कैरी कर पाते हो या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी जेरिकन मान लो कहीं गिर गई, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन है कि आपको लोकल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जहाँ भी आपको मार्केट दिखे, जहाँ भी लोकल गांव वगैरह आपको मिले, तो वहाँ पे आप लोकल से एक बार पता कर लो। यूजुअली पेट्रोल मिल जाता है लेकिन बहुत महंगा मिलेगा, इस बात की गारंटी है, और उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। पर इमरजेंसी है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, तो आपको वहाँ से पेट्रोल लेना पड़ेगा। तो पेट्रोल का इश्यू ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद एक जो जरूरी चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है, इन केस कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे मान लो एएमएस हिट कर गया। एएमएस कुछ नहीं होता, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। आपको वोमिटिंग होगी, आपका सर भारी हो जाएगा और आपको बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा, आप चला ही नहीं पाओगे। तो उस केस में आप ध्यान रखना, अगर आप चढ़ाई पे हो, अगर आप किसी पास की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो और एएमएस के सिम्टम आपको नजर आते हैं, तो ये कोशिश मत करना कि आप वो पास को पार कर लोगे और फिर जाके कहीं रुकोगे। जहां हो वहीं से उल्टे पैर वापस आ जाना नीचे की तरफ, वहां जाके रेस्ट करना, पानी वानी पीना, मेडिकल असिस्टेंस ढूंढना। अगर कोई आर्मी कैंप मिल जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, बिना झिझक के आर्मी वालों को अप्रोच करना, वो बहुत अच्छे होते हैं और आपकी डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में अगर आपको एएमएस लगता है तो ऊपर मत चढ़ना, नीचे आना है। अब बात करते हैं टाइम की, टाइम कितना लगने वाला है। तो देखो, सब लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग डिस्टेंसेस होती हैं, तो सबको अलग अलग टाइम लगता है। लेकिन अगर टिपिकली दिल्ली टू दिल्ली की एक राउंड ट्रिप की बात करें तो लगभग 15 दिन लगेंगे। दिल्ली से लद्दाख पहुंचने में 4-5 दिन लग जाते हैं, लद्दाख से वापस आने में भी 4-5 दिन लग जाते हैं, और 5-6 दिन आपको वहां पे घूमने के लिए भी चाहिए। तो लगभग 15 दिन आप मान के चलो, ठीक है, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। और बिल्कुल नेक टू नेक मत चलना कि 15 दिन है, 15 दिन की ऑफिस से छुट्टी मिली है, 15 दिन में ही कवर करना है, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। 1-2 दिन हमेशा अपने हाथ में एक्स्ट्रा लेके चलना। इनकेस आपको लेह में ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ हो गया, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो आपको वहां रेस्ट करना पड़ेगा, तो 1-2 दिन हमेशा अपने हाथ में लेके चलना। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो देखो, टिपिकली क्या है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2000-2200 रुपये पर डे आपका खर्चा आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। 1000 रुपये की आपको मिनिमम पेट्रोल लगेगी,
500 रुपये आपका मिनिमम स्टे का हुआ अगर आप ग्रुप में हो, मतलब कम से कम 2 लोग हो साथ में तो, ठीक है। अगर अकेले हो तो ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। 500 रुपये आप अपना फूड वगैरह का मान लो, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा पानी वानी के लिए, तो 2000-2200 रुपये मिनिमम पर डे का खर्चा मान के चलो। 15 दिन की ट्रिप आप प्लान कर रहे हो तो आप ये मान के चल लो कि आपका 30 से 35 हज़ार रुपये के करीब लग जाएगा इस ट्रिप में, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाके थोड़ा खाना भी महंगा हो जाता है, तो इतना तो मान के चलो कि 30-35 हज़ार रुपये लग जाएंगे। ये आपका बजट इतना होना चाहिए लद्दाख राइड के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है लद्दाख राइड पे। तो सबसे पहली बात है, जब भी आप लद्दाख राइड पे जाओ, अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना है और अपनी राइड जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके हाई पासेस अगर आपको कोई क्रॉस करने हैं तो वो आप 1-2 बजे तक क्रॉस कर लोगे, क्योंकि 1-2 बजे के बाद क्या है, पासेस पे मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं होता भाई, पहाड़ अपना मौसम खुद ही बनाते हैं। तो आप कोशिश ये करो कि आप सुबह जल्दी उठो, जल्दी अपनी राइड स्टार्ट करो और पासेस को 1-2 बजे तक क्रॉस कर लो। इसके अलावा रास्ते में वहाँ पे जो नाले पड़ते हैं, जो रोड पे पानी बहता है, ठीक है, उनमें भी दोपहर के बाद फ्लो बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई जगह आपको क्रॉस करनी है तो वो भी आप इजीली क्रॉस कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जल्दी उठना है, जल्दी राइड स्टार्ट करनी है और जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब भी आप लद्दाख राइड पे जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। जूस वगैरह जो कुछ भी मिले, लिक्विड जितना आप लोगे उतना अच्छा होगा। वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होती है, आपकी बॉडी भी ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ऐसे केस में आप जितना ज़्यादा लिक्विड पियोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना, स्पेशली अगर आप श्रीनगर में हो तो, वो है लोकल से कम्युनिकेशन। जब आप लोकल से बात करोगे ना, तो एक चीज़ याद रखना, आप टूरिस्ट हो, आप वहाँ घूमने गए हो, ठीक है, सिर्फ आपका पर्पस घूमना ही है। आपका जो कम्युनिकेशन का दायरा होगा वो भी इसी में रहना चाहिए। उनके लोकल इश्यूज़ क्या हैं, लोकल पॉलिटिक्स क्या है, उसमें गलती से भी अपनी टांग नहीं घुसानी है, ठीक है। हम टूरिस्ट हैं भाई, हम घूमने आए हैं, दैट्स इट। इतनी ही बात करना उनसे, इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत आपकी हेल्प करेंगे हर चीज़ में। होटल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको श्रीनगर घूमने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ यही ध्यान रखना कि उनके इश्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है, हमें जानकारी नहीं है भाई उनके इश्यूज़ क्या हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उनको। हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं ना जितना हमको न्यूज़ में दिखाया जाता है, बाकी वो लोग बेटर जानते हैं। तो उन सब में हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ घूमने जाना है, घूमना है, दैट्स इट। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। अगर आपके कुछ डाउट्स बचे हों तो आप कमेंट में पूछें, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको उनका एक सॉल्यूशन देने की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट कर दो और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी लद्दाख ट्रिप अच्छी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।